सियासत की जैसे अपनी एक जुबान होती है, वैसे ही उसका अपना एक गणित भी होता है। यहां एक और एक मिलकर जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही हों, ये 11 भी हो सकते हैं, एक भी और 0 भी। आज हम आपको ऐसा ही एक समीकरण समझाने जा रहे हैं जिनमें आंकड़ों के आगे तो सिर्फ 4 लिखा है, मगर वो चारों मिलकर 2024 के चुनावों में सत्ता और विपक्ष का पूरा गणित बिगाड़ सकते हैं। कौन हैं वो 24 के 4 और किसके वो दुश्मन हैं, किसके यार, इस खास रिपोर्ट में। You have always held that the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what? मैंने कहा प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। मायावती से मिलने अभी तो हम इनसे मिलने आए, अभी तो हम इनसे मिलने आए। 24 में बीजेपी को हराना जरूरी है तो गठबंधन मजबूरी है। सियासत के इसी सिद्धांत के समकोण पिछले शुक्रवार को पाटलिपुत्र महागठबंधन की धुरी बन गई। एक हो गए कश्मीर और कन्याकुमारी। मत पूछिए कौन कौन आया। महाराष्ट्र के ठाकरे आए तो पवार भी सब परिवार आए। कश्मीर से मुफ्ती आई तो साथ उमर भी आए। बंगाल से दीदी आई तो वाम दलों के दादा भी आए। दिल्ली से केजरीवाल और पंजाब से मान आए। यूपी से अखिलेश आए, झारखंड से सोरेन आए। सियासत के इन क्षेत्रीय क्षत्रपों से पट गई पाटलिपुत्र की धरती। पटना में पूर्ण विपक्ष की एकता का ऐलान हुआ। यहां से शिमला चलो का शंखनाद भी हुआ। मगर तमाम कोशिशों के बावजूद 4 सूबों की 4 कद्दावर हस्तियां ऐसी रहीं जिन्होंने इस महाजुटान से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। नवीन पटनायक की बीजेडी, के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इन 4 बेहद ताकतवर सियासी पार्टियों की मुखिया पटना में महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। इनकी सियासी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मायावती को छोड़कर बाकी तीनों अपने अपने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। ऐसे में पटना में महागठबंधन की बैठक से इनकी गैरहाजिरी विपक्ष के लिए चिंता की बात तो है ही। बात कुछ महीने पहले की है। तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर के बड़े बड़े नेताओं से मिलकर उन्हें बीजेपी के खिलाफ गोलबंद करने की मुहिम में जुटे थे। इसी कड़ी में वो भुवनेश्वर पहुंचे। एक मजे हुए सियासतदान की तरह पटनायक ने उनकी खूब आवभगत तो की, मगर जैसे ही गठबंधन की संभावना का सवाल उनकी तरफ हवा में उछाला गया, उन्होंने एक झटके में खुद को इससे दूर कर दिया। You have always held that the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का जबरदस्त आधार है। लगातार वो इसको प्रूव कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में पहले उनके पास करीब 12-13 सीटें थी। इस चुनाव में भी उड़ीसा की जो स्थिति है, बीजेपी हालांकि वहाँ बहुत ताकत लगा रही है, तो बीजेपी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर नवीन पटनायक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो उनके जो लोकसभा सदस्य होंगे वो किसी हंग पार्लियामेंट की स्थिति में वो यूपीए या एनडीए में से कोई एक चुनाव कर सकते हैं। पटनायक तो अभी भी अपने पुराने रुख पर कायम हैं, मगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जिस तरह पटना की बैठक से किनारा करके महागठबंधन को गच्चा दिया, उससे भूलना आसान नहीं होने वाला। आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे। मैंने कहा प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? महज 2 महीने पहले की तो बात है। तब तेलंगाना के सीएम साहब तमाम तामझाम के साथ पटना आए थे। तब उन्होंने
पीएम पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी को भले अपना समर्थन ना दिया हो, मगर उस दौरान विपक्षी एकता की जो कस्में खाई थी उसे भला कौन भूल सकता है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद जब पटना में महागठबंधन के नेताओं का मजमा जुटा तो केसीआर खुद ही यहां से नदारद दिखे। तेलंगाना में इनके सियासी शक्ति की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की कुल 17 सीटों में से 9 सीटें भारत राष्ट्र समिति जीतने में कामयाब रही। 4 बीजेपी के हाथ आई जबकि 3 पर कांग्रेस को जीत मिली। माना जा रहा है कि महागठबंधन की बैठक से दूरी बनाकर केसीआर ने चुनाव के बाद किसी भी खेमे की तरफ मोड़ने की अपनी सियासी संभावना को जिंदा रखा है। अगर ये सही है तो बीजेपी के लिए भला इसे अच्छी बात और क्या होगी। तेलंगाना में केसीआर का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आती जा रही है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें जीती और 18-19 सीट पर वो बढ़त लेकर आई थी। वैसे मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कांग्रेस का विकल्प बन सकती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी करने की तैयारी कर रही है। आंध्र प्रदेश के युवा सीएम जगन मोहन रेड्डी भी एकदम उसी सियासी लीग पर चल रहे हैं जिस पर उनके पड़ोसी राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। तभी तो चुनावी मौसम में चौतरफा राजनीतिक हंगामे के बीच जब सभी क्षेत्रीय पार्टियां किसी न किसी खेमे की तरफ बढ़ रही हैं, तब जगन ने अपनी जुबान पर एक लंबी चुप्पी साध रखी। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों में 22 जीतने में कामयाब रही, जबकि चंद्रबाबू की टीडीपी महज 3 सीटों पर सिमट गई। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पिछले बार के प्रदर्शन को बरकरार रखती है तो बीजेपी के लिए ये बुरी खबर नहीं होगी, क्योंकि पुरानी सियासी अदावत की वजह से जगन कांग्रेस के साथ गठबंधन में शायद सहज महसूस न करें। हालांकि इस हालत में बीजेपी को जगन और चंद्रबाबू नायडू में से किसी एक को भी चुनना पड़ सकता है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, आंध्रा की, ये सारे दल जो है अगर उस ग्रेटर अलायंस का हिस्सा नहीं होते हैं तो इन इलाकों में निश्चित तौर पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और ये कहना बहुत साफ नहीं है कि भाजपा को फायदा हो ही जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी का आधार उतना मजबूत नहीं है। हालांकि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के लिए एक स्पेस बनता है। मुझे लगता है कि अगर ग्रेटर अलायंस से ये बाहर रहते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा और हंग पार्लियामेंट की स्थिति में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ महीने पहले जब विपक्ष के सबसे बड़े अगवा नीतीश कुमार लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को महागठबंधन की बैठक में शामिल होने का न्योता देने पहुंचे थे, तो उनसे यूपी की सियासत में बड़ी हैसियत रखने वाली बहन जी के बारे में सीधा सवाल किया गया था। अभी तो हम इनसे मिलने आए,